पारस और शब्बीर ने कराची में एक ऐसे घराने को देखा है जिसका सरबराह एक बहरी सफर पर रवाना हुआ था और काफी अरसा गुजर जाने के बावजूद घर वापस नहीं लौटा। क्यों? कराची का रिहायशी वसी इंटर साइंस का तालिब इल्म था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर किसी बहरी जहाज पर मुलाजमत कर ले। वसी को दुनिया देखने और घूमने का शौक था और ये शौक इसी सूरत में पूरा हो सकता था कि कोई ऐसा पेशा इख्तियार किया जाए जिसमें दुनिया देखने के मौके मिल सके। वसी ने प्री इंजीनियरिंग में इंटर करने के बाद मर्चेंट नेवी में मुलाजमत कर ली थी और थोड़े ही अरसे में तरक्की करके वो कैप्टन बन गया था। मुलाजमत के कुछ दिनों बाद वसी की अपने ही खानदान में शादी हो गई। वसी का ताल्लुक किसी अमीर कबीर घराने से नहीं था, लेकिन मर्चेंट नेवी में अच्छी मुलाजमत के बाद उसके हालात तेजी से बेहतर होना शुरू हो गए थे। शादी के बाद वसी ने कराची के एक इलाके में किराए पर मकान हासिल कर लिया था। ये एक छोटा सा घर था जहां मोहब्बत करने वाली बीवी उसके साथ रहती थी। शादी के बाद कैप्टन वसी के घर 2 बेटों ने जन्म लिया। बेटों की पैदाइश के बाद दोनों मियां बीवी की जिंदगी में गोया बहार आ गई थी। बेटों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करा दिया गया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। कैप्टन वसी के 2 बेटे थे, लेकिन उसके दिल में एक बेटी की ख्वाहिश भी मचल रही थी। बेटी के बगैर उसे जिंदगी में अधूरापन महसूस हो रहा था। फिर उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई और उसके घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। कैप्टन वसी के 3 बच्चे हो चुके थे और वो किराए के मकान में जिंदगी गुजार रहे थे। बेटी का नाम लैला रखा गया। लैला भी वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई और किराए का मकान वसी के अहले खाना के लिए छोटा पड़ने लगा। कैप्टन वसी ने अपनी बीवी से मशवरे के बाद दूसरा बड़ा मकान ढूंढना शुरू कर दिया था ताकि उसके बच्चे आराम से रह सकें। थोड़ी सी कोशिश के बाद कैप्टन वसी ने एक और मकान देख लिया। बात तय हो गई और घर तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। उन दिनों कैप्टन वसी किसी जहाज पर नहीं थे, अलबत्ता उनकी एक मिस्री जहाजरान कंपनी से बातचीत चल रही थी। कैप्टन वसी और उनके अहले खाना दूसरे किराए के मकान में मुंतकिल होने की तैयारी कर रहे थे कि ऐसे में उन्हें मिस्री बहरी जहाज लेकर अफ्रीका जाना पड़ा। कैप्टन वसी से मिस्री जहाजरान कंपनी ने एक कार्गो जहाज सोमालिया ले जाने का मुआहदा कर लिया था, जिस पर सीमेंट लदी हुई थी। कैप्टन वसी ने पेशकश कबूल कर ली थी और उन्हें फौरी तौर पर रवाना होना था। रवानगी से पहले कैप्टन वसी किसी गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि उन्हें 2 माह घर से दूर रहना था और खास तौर पर बेटी से दूर। मगर रोटी रोजगार का मसला था और उनको हर हाल में जाना ही था। एक और मसला उन्हें बुरी तरह तंग कर रहा था और वो ये था कि कैप्टन वसी के बच्चों को दूसरे मकान में भी मुंतकिल होना था और ऐसे मौके पर कैप्टन वसी घर से दूर होंगे। रवानगी से एक रोज कबल कैप्टन वसी की बीवी ने उसे तसल्ली दी कि वो इत्मीनान से चले जाएं और वो सब कुछ संभाल लेंगी। कैप्टन वसी ने बेटी को प्यार किया, बेटों को बुलाकर उन्हें पढ़ाई में दिल लगाने की नसीहत की और दूसरे दिन वो अपने अहले खाना को खुदा हाफिज कहकर कराची पोर्ट पहुंच गए, जहां मिस्री कार्गो शिप उनका मुंतजिर था जिसे सोमालिया लेकर जाना था। जहाज पर 4 पाकिस्तानी, 6 भारतीय, 11 मिस्री और 1 श्रीलंकन मुलाजिम सवार था। जरूरी कार्रवाई के बाद जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कैप्टन वसी जहाज की कयादत कर रहे थे। जहाज अपनी मुकर्ररा रफ्तार से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था कि 2 अगस्त को एक ऐसा वाक़या पेश आ गया कि जिसकी खबर ने मीडिया में हलचल मचा दी। जहाज लंबी मुसाफत तय करते हुए जैसे ही गल्फ ऑफ एडन में दाखिल हुआ, बहरी कज़्ज़ाक़ों ने जहाज को घेर लिया। जहाज पर लदा माल असबाब लूट लिया और जहाज पर मौजूद तमाम अमले को यरगमाल बनाकर ले गए। बहरी कज़्ज़ाक़ों के हाथों अमले के अगवा की खबर ने कैप्टन वसी के घर वालों की नींदें उड़ा दी। जहाज के अगवा और अमले को यरगमाल बनाए जाने की खबरें मीडिया से नश्र होती रहीं, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि कैप्टन वसी और उनके अमले के अगवाकार उन्हें कहां ले गए थे और क्या चाहते थे। कैप्टन वसी का अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं था और कैप्टन वसी की बेटी लैला रोजाना दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बाप का इंतजार करने लगी थी। फिर इस वाक़े को कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन कैप्टन वसी का कुछ पता नहीं चल सका। एक रोज का जिक्र है कि कैप्टन वसी की बेटी सुबह से अपने बाप को याद करके ज़ारो कतार रो रही थी और मां उसे दिलासा दे रही थी कि ऐसे में फोन की घंटी बजी। बेटी और मां दोनों एक साथ फोन उठाने के लिए लपके।
फोन मां ने उठा लिया। उधर से कोई अजनबी बोल रहा था। कैप्टन वसी की बीवी को बताया गया कि उसके शौहर को अगवा करके ले जाया गया है और उसकी रिहाई के लिए $10 मिलियन का इंतजाम किया जाए। कैप्टन वसी की बीवी हेलो हेलो करती रही, लेकिन फोन बंद किया जा चुका था। बेटी ने मां को बुरी तरह रोते हुए देखकर पूछा कि वो क्यों रो रही थी। मां ने उसे बताया कि तुम्हारा बाप डाकुओं की कैद में है। बाप के जिंदा सलामत होने की खबर सुनकर बेटी की आंखों में उम्मीद की किरण उभर आई, लेकिन $10 मिलियन का इंतजाम कहां से होगा। कैप्टन वसी की बीवी ने नामालूम फोन कॉल के बारे में मीडिया के जरिए अरबाब इख्तियार तक ये खबर पहुंचा दी, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। अब मां बेटी रोजाना अजनबी फोन कॉल का इंतजार करने लगी। काफी दिनों बाद फोन की घंटी एक बार फिर बजी। इस बार फोन पर जो आवाज थी उसे सुनकर कैप्टन वसी की बीवी बेताब हो गई। ये कैप्टन वसी थे जो अपनी बीवी से कह रहे थे कि खुदा के लिए मुझे डाकुओं की कैद से छुड़ाओ, वरना ये मुझे जान से मार डालेंगे। फिर रफ्ता रफ्ता तावान की रकम में कमी आने लगी और डाकुओं ने तावान की रकम कम करके $2 मिलियन कर दी, लेकिन कैप्टन वसी की बीवी के लिए इतने पैसे जमा करना नामुमकिन था। फिर वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। वक्फे वक्फे से कैप्टन वसी की आवाज सुनाई जाती रही। उन पर तशद्दुद किया जाता रहा, लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। कैप्टन वसी के अहले खाना और दीगर मकवियों के खानदान ने प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। ये हैं उस एहतजाजी मुजाहरे के मनाजिर। 4 पाकिस्तानी कैद में। कैप्टन वसी के अगवा को 9 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है और उनकी बेटी, बीवी और बेटे उनकी रिहाई के मुंतजिर हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। तकरीबन साल ही होने वाला है, 9 महीने हो चुके हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि उनका क्या हशौरा हो रहा होगा वहाँ पर। और हम लोग तो यकीन माने इतने परेशान हो गए हैं गवर्नमेंट से कह के कि हम लोग तो थक चुके हैं। हमें कितनी यकीन दिलाई, तलहा साहब ने कहा कि हम मीटिंग रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां से तो कोई, फॉरेन मिनिस्ट्री से तो कोई हमें जवाब ही नहीं आता। यह है लैला जो अपने बाप के कलेजे की ठंडक थी। मैं हुकूमत से अपील करूंगी अब तो मेरे पापा को जल्द से जल्द रिहाई दिलवाए, तो 9 माह होने वाले। कैप्टन वसी के बेटे भी अपने बाप की जुदाई पर उदास हैं। पूरा साल हो गया तकरीबन वो नहीं थे हमारे साथ किसी भी त्योहार में। याद आती है हमें भी उनकी, और हुकूमत से हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हमें मिलवाएं उनसे और उनकी रिहाई के लिए जल्द से जल्द कोशिश करें। कैप्टन वसी की भतीजी, जिसे कैप्टन वसी ने बेटियों की तरह पाला था, माशरती बेहिसी पर शदीद गुस्से में है। अगर सब मिलकर हेल्प करें तो ये इशू बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन कोई कोशिश कर ही नहीं रहा, कोई बात सुनता ही नहीं है। कैप्टन वसी की बीवी ने रोते हुए अपील की है कि उनके शौहर को अगवाकारों से छुड़ाया जाए। उसने सवाल किया है कि क्या कोई मुल्क अपने शहरियों को इस तरह लाचार और नामुराद छोड़ सकता है। मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मैं कहती हूँ कि आपको आपके बच्चों का वास्ता देकर मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे शौहर को वहां से छुड़ाया जाए। हद हो गई है। अब गवर्नमेंट को हम कितना कहें? क्या उनको हमारे आंसू नजर नहीं आते? क्या उन्हें हम पर नहीं आता? ये ऐसी गवर्नमेंट होती है जो किसी को पूछे ही नहीं अपने बंदों को। हर जगह जाए जा रहे हैं, हर जगह टूर किया जा रहा है, लेकिन क्या हम लोगों को नहीं देख सकते लोग? फिर हम किससे अपील करें? ये हमारा मुल्क है, मुल्क ऐसा होता है, मुल्क के सरबराह ऐसे होते हैं। बहरी कज़ाकों के हाथों अगवा किए जाने वाले पाकिस्तानियों की रिहाई में ताखीर तशवीश और शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। अमरीकी हुकूमत अपने शहरी रेमंड डेविस को छुड़ा कर ले गई, लेकिन कैप्टन वसी समेत 4 पाकिस्तानी गुज़श्ता 9 माह से डाकुओं की कैद में है। उनकी रिहाई के लिए उनके अहले खाना ही जैसी तैसी कोशिश कर रहे हैं, या फिर समाजी रहनुमा अंसार बदनी ने कुछ कोशिशें की हैं। शब्बीर का कहना है कि हुकूमत इस इंसानी मसले का फौरन नोटिस ले, और अगर तावान अदा करके कैप्टन वसी समेत 4 पाकिस्तानियों की जान बचाई जा सकती है तो इस कार्य खैर में ताखीर न करे, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। शब्बीर ने हैदराबाद में एक ऐसी रकासा को देखा है जो शादी करके बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहती थी। समरीन उर्फ सुंदस हैदराबाद के इलाके सिरे घाट में अपनी माँ, नानी और भाई बहनों के साथ रहती थी। अगरचे समरीन रहती तो बाजार हुस्न ही में थी, मगर सिर्फ उसे नाचने गाने का शौक था। लोग अक्सर उसे शादी ब्याह की तकरीबात में बुलाते थे,
جہاں وہ اسٹیج پر رقص کرتی اور کبھی کبھی کوئی گانا بھی گا لیتی تھی۔ سمرین کے اندر ایک فنکارہ چھپی ہوئی تھی اور وہ اسٹیج پر بہت لگن کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ سمرین عرف سندس جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی، اسی لیے جب بھی وہ کہیں رقص کر رہی ہوتی یا گانا گا رہی ہوتی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اڑ جاتی۔ ناچ گانا ہی سمرین کا روزگار تھا اور اس کی ماں اور نانی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ البتہ سمرین کی نانی اور اس کی ماں اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھتی تھیں کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ سمرین کو کراچی کی ایک تقریب میں ناچنے گانے کے لیے بلایا گیا۔ وہ خوب بنسمر اور تیار ہو کر تقریب میں پہنچ گئی۔ تقریب میں بہت سے دل پھینک نوجوان بھی شریک تھے۔ سمرین کافی دیر تک اسٹیج پر ناچتی رہی اور اس پر نوٹوں کی بارش ہوتی رہی۔ تقریب میں شریک نوجوان سمرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں مصروف تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سمرین پر نوٹ نچھاور کر رہا تھا۔ سمرین عرف سندس کراچی کی ایک تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ وہاں اس کی ملاقات عباس بلوچ سے ہو گئی۔ انہی نوجوانوں میں عباس نامی نوجوان بھی تھا جو سب سے زیادہ نوٹ پھینک رہا تھا، اور پھر ہوا بھی یہی کہ ناچ کے دوران سمرین کی ساری توجہ اسی نوجوان پر مرکوز ہو گئی۔ سمرین عباس کی جیب سے زیادہ نوٹ نکلوانے کے لیے خوب ادائیں دکھا رہی تھی اور عباس نوٹ لٹائے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں تقریب ختم ہو گئی تو سمرین نے بڑی اداؤں سے جھک کر عباس کو سلام کیا اور عباس نے بھی اس کی تعریفوں کے پل مان دیے۔ دل و دماغ پر چھائی رہی۔ پھر دوسرے ہی روز سے عباس نے سمرین کو فون کرنا شروع کر دیے۔ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ عباس نے سمرین کو بتایا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب سمرین اور سندس نے یہ بات اپنی نانی اور ماں کو بتائی تو ان کو بے ساختہ ہنسی آ گئی اور انہوں نے سمرین کو سمجھایا کہ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہے وہاں اس طرح کی شادیاں نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائیں تو یہ شادیاں راس نہیں آتی۔ سمرین اور سندس کو اپنی ماں اور نانی کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ عباس کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ عباس اس سے سچی محبت کر رہا تھا اور وہ اسے بیاہ کر ایک باعزت زندگی گزارنے میں مدد دے گا۔ سمرین نے کئی بار اپنی ماں سے کہا کہ وہ اسے عباس سے شادی کرنے دے، لیکن ماں نہیں مانی اور اسے اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ پھر ایک دن سمرین اور عباس نے کراچی کی عدالت میں اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ جب یہ بات سمرین کی ماں کو پتہ چلی تو اس نے اسے بیٹی کی خوشی سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کے 2 ماہ کے اندر سمرین پر عباس کی حقیقت کھل گئی، کیونکہ اس نے سمرین کو گناہ آلود زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سمرین شوہر کے کہنے پر بڑے بڑے بنگلوں میں دادے عیش دینے والوں کے سامنے پیش کی جاتی رہی، اور پھر ایک دن سمرین کو کراچی کے بازار حسن میں بٹھا دیا گیا۔ سمرین کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس نے شادی کر کے ایک باعزت زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس سے محبت کا دعوے دار خود ہی اس کا تاجر بن گیا تھا۔ سمرین نے گناہوں کی زندگی سے تنگ آ کر اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا سمرین اور سندس اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو سکی؟ یہ جان سکیں گے آپ اس بریک کے بعد۔